हर एनिमे फैन एक ग्रेट विलन का थील जानता है, लेकिन क्या हो अगर वो विलन हमेशा विलन ना रहे? क्या हो अगर वो मॉन्स्टर जिसने हमें एपिसोड 1 में डराया था वही कैरेक्टर बन जाए जिसके लिए हम रोए, जिसे हमने चीयर किया और जिसकी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करे? आज हम काउंटडाउन करने वाले हैं टॉप 10 एनिमे जहां विलन हीरो बन जाता है। इनमें से कुछ आर्क्स लेजेंडरी है, कुछ कंट्रोवर्शियल, पर सब एक चीज साबित करते हैं, कोई भी रिडेम्पशन से परे नहीं है। तो तैयार हो जाओ, आगे स्पॉयलर्स है और हाँ, नंबर 1 पर वही है जो आप सोच रहे हैं। और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि आप हमारे अगले टॉप 10 एनिमिक ब्रेकडाउन्स को मिस ना करें। लिस्ट शुरू करते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की सुपर शिप राइड फ्रैंकी के साथ। अब ये मानना मुश्किल है क्योंकि वो क्रू का एक कोर मेंबर है, लेकिन जब हम फ्रैंकी से वाटर 7 में पहली बार मिले थे तब वो एक सीरियस एंटागोनिस्ट था। फ्रैंकी फैमिली जो शिप डिसमेंटलर्स और बाउंटी हंटर्स का एक गैंग था, उसका बॉस होने के नाते उसने अपना एक ब्रूटल फर्स्ट इंप्रेशन बनाया। उसने और उसके क्रू ने ना सिर्फ स्ट्रॉ हैट्स का रास्ता रोका, उन्होंने उस सब को एम्बुश किया, उसे बुरी तरह मारा और 200 मिलियन बेरी चुरा ली, स्ट्रॉ हैट क्रू की पूरी दौलत। ये इतना बुरा काम था कि स्ट्रॉ हैट्स टीम टूटने की कगार पर आ गई थी और वो तुरंत सबकी हिट लिस्ट पर आ गया। लेकिन ये वन पीस है और यहाँ हमेशा सरफेस के नीचे और भी बहुत कुछ होता है। फ्रैंकी की गोफी स्पीडो पहनने वाली कोला पाउडर साइबॉग पर्सनालिटी चमकने लगी, लेकिन उसकी ट्रेजिक बैक स्टोरी ने सारी डील सील कर दी थी फैंस के लिए। उसके पायरेट पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया था, जिसके बाद उसे लीजेंडरी शिप राइड टॉम ने संभाला, जिसने उसे सब कुछ सिखाया। टॉम वही आदमी था जिसने गोल्ड डी रॉजर का जहाज ओरो जैक्सन बनाया था और इसी सच ने उसे वर्ल्ड गवर्नमेंट के निशाने पर ला दिया। उन्होंने फ्रैंकी के अपने इन्वेंशन चोरी करके उसके मेंटर को फ्रेम कर दिया और जिससे टॉम को फांसी हो गई और फ्रैंकी को खुद जानलेवा चोट लगी। इस ट्रॉमा ने उसे डिफाइन किया, लेकिन शिप्स बनाने का उसका पैशन कभी नहीं मरा। उसकी कहानी तब पूरी हुई जब उसने अपना दिल, आत्मा और बचा हुआ पैसा स्ट्रॉ हैट्स के लिए 1000 सनी बनाने में लगा दिया। ये उसके पछतावे का प्रतीक था और जब उसे एहसास हुआ कि स्ट्रॉ हैट्स वैसे ही फ्री स्पिरिटेड फाइटर्स थे जिन्होंने वो हमेशा एडमायर करता था, तो उसने उनके लॉयल, बड़े दिल वाले और बिल्कुल अनमोल शिप राइड के रूप में उन्हें ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया। नंबर 9 पर है इस पूरी लिस्ट के सबसे ट्रेजिक फिगर्स में से एक, क्रोना सोल ईटर से। जब हम क्रोना से पहली बार मिले तो एक एंटेगनिस्ट है, लेकिन कोई आम एंटेगनिस्ट नहीं। वो एक डरा हुआ, गहरा, असंतुलित बच्चा है जिसे उसकी माँ विश मेडुसा गोर्गोन ने बुरी तरह अब्यूज और मैनिपुलेट किया है। सेंटिएट डीमन वेपन राग्नारोक के साथ फ्यूज, जो उसे लगातार बुली करता रहता है। क्रोना मेडुसा के क्रूर एक्सपेरिमेंट्स में सिर्फ एक मोहरा था जिसे उन लड़ाइयों में ढकेला जाता था जिनसे वो बचना चाहता है। मेडुसा का मकसद क्रोना को सख्त बनाना था, उसे एक किशिड यानी पूरे पागलपन का जीव बनाना था और ऐसा करने के लिए उसने क्रोना को सोल्स मारने और एब्जॉर्ब करने पर मजबूर किया था। लेकिन ये सब कुछ माका अल्बन के साथ उसकी फाइट के बाद बदल जाता है। माका उसे और हिंसा से नहीं बल्कि उसके पागलपन के नीचे छिपी एक दुखी आत्मा को देखती है और उसे पूरी अनकंडीशनल फ्रेंडशिप ऑफर करती है। इस एक नेक काम से सीरीज के सबसे कंपेलिंग कैरेक्टर आर्क्स में से एक शुरू हो जाता है। कोरोना का सफर सीधा नहीं है, उसके अंदर इतना ट्रॉमा भरा है कि वो ये भी नहीं समझ पाता कि काइंडनेस से कैसे डील करे। वो लड़खड़ाता है और मेडुसा उसे मैनिपुलेट करके अपने नए दोस्तों को धोखा देने पर मजबूर कर देती है और वो DWMA के अंदर एक स्पाई की तरह काम करने लगता है। लेकिन यही संघर्ष उसके अंतिम फैसले को, पछतावे करने के फैसले को और भी सार्थक बनाता है। आखिर में कोरोना अच्छाई के लिए लड़ने का चुनाव करता है, मेडुसा के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत जुटाता है और अंत में एक बड़ी बुराई को रोकने में मदद करने के लिए एक महान बलिदान देता है, ये साबित करते हुए कि पागलपन में डूबी आत्मा भी रोशनी के रास्ते को ढूंढ सकती है। बहुत कम कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन गारा ऑफ द डेजर्ट जितना चिलिंग होता है। जब वह चुनिन एग्जाम्स के लिए आया तो एक सैडिस्टिक किलर था जो दूसरे लोगों को अपनी अस्तित्व का सबूत मानता था, ऐसे कीड़े मकोड़े जिन्हें कुचल देना चाहिए। नारुतो की तरह वो भी एक जिंजुर्की था जिसे उसके अपने गांव वाले उसके अंदर बंदे मॉन्स्टर के लिए नफरत करते थे। लेकिन गारा का दर्द एक अलग ही लेवल पर था। उसके अपने पिता फोर्थ काजेकागे ने उसे बार बार मरवाने की कोशिश की, यहाँ तक
तक कि अपने प्यारे चाचा याशामारू को भी उसे मारने का आदेश दिया। इस सबसे बड़े धोखे ने उसे एक ऐसे अंधेरे में ढकेल दिया जहां उसे लगता था कि जिंदा महसूस करने का एक ही तरीका है, हत्या करना। नारुतो एक और अकेला लड़का जिससे हार मानने से इनकार कर दिया के साथ एक ब्रूटल लंबी फाइट के बाद ही गारा की नफरत की दीवार टूटी। नारुतो को अपने दोस्तों के लिए इतनी शिद्दत से लड़ते देख, जिन्हें गारा बिना सोचे समझे फेंक देता था, गारा को सब कुछ सवाल करने पर मजबूर कर दिया। उस एक लड़ाई ने उसमें पूरा बदलाव ला दिया। उसने सुधार करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सास्के रिकवरी मिशन के दौरान रॉक ली को बचाने भी पहुंचा। इससे वो ना सिर्फ एक हीरो बना, बल्कि काज़ेकागे अपने गांव का प्यारा और सम्मानित नेता भी बना। उसका सफर तब पूरा हुआ जब अकात्सुकी ने उसका टेल बीस्ट निकाल कर उसे मार दिया। उसके गांव के एक बुजुर्ग ने उसे जिंदा किया और जब वो जागा तो वो अपने पूरे गांव से घिरा हुआ था, जिन्होंने उसे बचाने के लिए शिद्दत से लड़ाई की थी। ये पहली बार था जब उसने अपनी लोगों द्वारा सच में प्यार और अपनापन महसूस किया था। ये शायद हमारा सबसे कंट्रोवर्शियल पीक है। करंट नंबर 1 हीरो एंडेवर। माय हीरो एकेडमी का ज्यादातर हिस्से में एंडेवर सिर्फ ऑल माइट का राइवल नहीं था, वो एक एब्सेसिव ऑब्सेसिव आदमी था जिसने अपने ईगो को संतुष्ट करने के लिए अपनी फैमिली बर्बाद कर दी। ऑल माइट को पार करने की उसकी दीवानगी ने उसे एक क्वर्क मैरिज करने पर मजबूर किया, जहां उसने एक औरत से उसकी आइस पावर्स के लिए शादी की, इस उम्मीद में कि उनका बच्चा आग और बर्फ दोनों में माहिर हो। इसके कारण उसने अपनी पत्नी रेई और अपने बच्चों को अब्यूज किया, जिससे उन्हें गहरा ट्रॉमा हुआ, खासकर अपने मास्टरपीस शोटो और अपने पहले बेटे टोया को। कई फैंस के लिए उसका काम माफ करने लायक ही नहीं है और सीरीज इस बात से पीछे नहीं हटी। ऑल माइट के रिटायरमेंट ने जब उसे एक खोखली जीत दी, तब एंडेवर को आखिरकार अपनी जिंदगी में की गई बर्बादी का सामना करना पड़ा। उसका रिडेम्पशन आर्क माफी के बारे में नहीं है। ये बहस की जा सकती है कि उसने अभी तक माफी हासिल नहीं की है। इसके बजाय ये पश्चाताप करने की एक धीमी, दर्दनाक और जारी कोशिश है। वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, शान के लिए नहीं, बल्कि अपने बनाए हुए अंदर के राक्षसों को सामना करने के लिए लड़ रहा है। ये सफर ऑडियंस को ये सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या वो रिडेम्पशन डिजर्व भी करता है, जिससे उसका आर्क मॉडर्न एनिमे के सबसे नैतिक रूप से जटिल और दिलचस्प आर्क में से एक बन जाता है। नंबर 6 पर है ड्रैगन स्लेयर गाजिल रेड फॉक्स। जब गाजिल पहली बार दिखा तो एक फैंटम लॉर्ड गी का एक एस रैंक मेज था जो फेरी टेल की सबसे बड़ी दुश्मन थी। वो सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, वो ब्रूटल और क्रूर था और हर पल लड़ाई का मजा लेता दिखता था। सीरीज के सबसे बदनाम पलों में से एक में उसने लेवाई मैकगार्डन, जेट और ड्रॉय पर हमला किया, उन्हें हराया और फिर उन्हें एक पेड़ पर टांग दिया ताकि पूरी फेरी टेल देख सके। वो नासु के लिए एक डरावना दुश्मन था। लेकिन फैंटम लॉर्ड की हार के बाद गाजिल भटक गया, एक शक्तिशाली मेजिन जिसके पास कोई मकसद नहीं था। फिर एक हैरतअंगेज दया के नाम में फेयरटेल के मास्टर मैकाराओ ने उसे अपनी गिल्ड में जगह ऑफर की, ये मानते हुए कि युवा पीढ़ी को सही रास्ता खोजने का मौका मिलना चाहिए। उस एक दया के काम ने गाजिल को रिडेम्पशन के रास्ते पर ला दिया। उसने एक अनजान और दूर रहने वाले अकेले इंसान के रूप में शुरुआत की, जिस पर गिल्ड में बहुत से लोग भरोसा नहीं करते थे। हालांकि फेरीटेल का हिस्सा होने से उसकी दीवारें धीरे धीरे टूटने लगी। उसने लेवी, वही इंसान जिसे उसने पहली बुरी तरह से मारा था, के लिए एक हमला खुद पर ले लिया, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसे दोस्त मिले, एक परिवार मिला और आखिरकार प्यार मिला, और वो गिल्ड के सबसे वफादार और खतरनाक रक्षकों में से एक बन गया। नंबर 5 पर है ईश्वलन योद्धा, जिसे सिर्फ स्कार के नाम से जाना जाता है। जब हम उससे पहली बार मिलते हैं, स्कार एक डरावना सीरियल किलर होता है जो स्टेट अल्केमिस्ट के बेरहमी के शिकार कर रहा होता है। वो बदले का जीता जागता रूप है जिसे ईश्वलन सिविल वॉर में उसके लोगों के नरसंहार ने प्रेरित किया है। उसका हाथ, जिसमें डिकंस्ट्रक्शन अल्केमी की शक्ति है, उसे उसके मरते हुए भाई ने दे दिया था। उसकी नज़र में हर स्टेट अल्केमिस्ट एक मॉन्स्टर है जिसने उसके घर को तबाह करने में भूमिका निभाई है।
उसका सफर उसकी इस नफरत पर सवाल उठाने के बारे में है। जैसे जैसे उसे उस गहरी साजिश का पता चलता है जिसने सच में युद्ध शुरू करवाया था, उसे उन्हीं लोगों से गठबंधन करना पड़ता है जिनसे वो नफरत करता है। एल्रिक ब्रदर्स और सबसे जरूरी वेनरी रॉकवेल के साथ उसकी मुलाकातें उस अपने हिंसा के चक्र का सामना करने पर मजबूर करती है। उसे पता चलता है कि अपनी शुरुआती अंधे गुस्से में उसने विनरी के माता पिता को मार दिया था, जो एमएसटीएन डॉक्टर्स थे और उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। इस तबाहकेदार सच और विनरी को बदला ना लेने का फैसला करते देख उसे अपने रास्ते की व्यर्थता का एहसास होता है। आखिर में स्कार बदले के ऊपर न्याय को चुनता है, अपने पुराने दुश्मनों के साथ मिलकर एक बड़ी बुराई को हराता है और अंत में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने देश को फिर से बनाने में करता है। मेरियन द एंड किंग एक विलन से ज्यादा एक चलता फिरता नेचुरल डिजास्टर है। एक परफेक्ट बीइंग और इवोल्यूशन की चरम पर पैदा हुआ वो शुद्ध अहंकारी प्रवृत्ति के जीव के रूप में शुरू होता है, जो इंसानों को सिर्फ पेट एनिमल से ज्यादा कुछ नहीं समझता। वो डरावना, बेहद शक्तिशाली और पूरी तरह से सिंपैथी से रहित है, जो अपने ही लोगों को बिना सोचे समझे मार देता है। उसकी पूरी दुनिया एक साधारण बोर्ड गेम गूंगी और उस छोटी अंधी लड़की कोमुगी जिसने उस गेम में महारत हासिल कर ली है, उसके कारण उलट-पुलट हो जाती है। उनके अनगिनत मैचेस के दौरान मेरियम ऐसी चीजें अनुभव करना शुरू करता है जिनके अस्तित्व के बारे में उसे कभी पता ही नहीं था। सम्मान, निराशा और आखिरकार एक गहरा और अनोखा प्यार। कोमुगी के साथ उसका रिलेशन उसकी ह्यूमैनिटी को जगाता है, उसे अपने उद्देश्य और शक्ति के डेफिनेशन पर सवाल करने के लिए मजबूर करता है। मेरियम का आर्क एक पारंपरिक हीरो बनने के बारे में नहीं है, ये उसकी अपनी आत्मा को खोजने के बारे में है। चेयरमैन नेटेरो के साथ एक घातक युद्ध के बाद मेरोंग की आखिरी इच्छा दुनिया जीतना नहीं थी, बल्कि अपने आखिरी पल कोमुगी के साथ गुंगी खेलते हुए बिताना थी। उसकी मौत कोमुगी का हाथ को पकड़े हुए जब वे दोनों जहर से हो जाती है, वो सीन पूरी एनिमे की सबसे खूबसूरत और दुख भरी कहानी में से एक है, जो एक ऐसी राक्षस को दिखाती है जिसने अपनी जिंदगी के बिल्कुल अंत में अपनी ह्यूमैनिटी को पा लिया था। नारुतो के ज्यादातर हिस्से में इताची उचिहा सबसे बड़े विलन था, सिर्फ अपने भाई सास्के के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। वो एक प्रोडिजी था जिसने अकेले ही अपने पूरे क्लैन को मार डाला था, सिर्फ अपने छोटे भाई को छोड़कर। उसने सालों तक सास्के को परेशान किया, जानबूझकर उसे नफरत के रास्ते पर ढकेला और कहा कि उससे नफरत करो और इतने शक्तिशाली बनो कि एक दिन उसे मार सको। जहां तक हर कोई सोचता था कि वो एक बेरहम मॉन्स्टर है, लेकिन सच जब आखिरकार सामने आया तो बिल्कुल दिल तोड़ देने वाला था। इताची कभी विलन था ही नहीं, वो एक हीरो था जिसे एक अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव के बुजुर्ग के आदेश पर एक डबल एजेंट के रूप में काम करते हुए उसने अपने क्लैन का नरसंहार किया ताकि एक coup d'etat को रोका जा सके जो दुनिया को युद्ध में झोंक देता। हर क्रूर काम, सास्के से कही हर टाउंटिंग बात अपने गांव को बचाने और अपने भाई को वो हीरो बनाने की एक सेल्फिश दुख भरी योजना का हिस्सा थी, जो एक दिन उसे मारकर उचिहा का सम्मान वापस लाएगा। उसने अपनी मौत की इस तरह प्लानिंग की थी कि सासुके ओरोचिमारू के कर्ज मार्ग से आजाद हो जाए। इताची ने दुनिया की नजरों में एक विलन की तरह जिया और मरा, सब कुछ इसलिए ताकि वो अंधेरे से शांति बनाए रख सके। ऑफ कोर्स आप इताची के बारे में उस कैरेक्टर की चर्चा किए बिना बात नहीं कर सकते जिसकी जिंदगी को उसने पूरी तरह से डिफाइन किया। नंबर 2 पर है सास्के उचिहा। सीरीज के पूरे पहले हिस्से में सास्के नारुतो का राइवल और दोस्त है, लेकिन उसका गहरा ट्रॉमा और पावर की भूख उसे एक अंधेरे रास्ते पर भेज देती है। बदले की आग में जलते हुए वो अपने गांव और अपने दोस्तों को छोड़ देता है, एक सच्चा एंटागनिस्ट बन जाता है जो ओरोचिमारू जैसे खतरनाक क्रिमिनल्स के हाथ मिला लेता है। जब आखिरकार वो इताची से अपना बदला ले लेता है तो उसके बाद का सच उसे और भी गहरे अंधेरे में ढकेल देता है। वो एक फुल ब्लोन विलन बन जाता है, उसी गांव को नष्ट करना चाहता है जिसे बचाने के लिए उसका भाई मरा था।
वो 5 कागे समिट पर हमला करता है और अपने मकसद को पाने के लिए अपने ही टीम के सदस्यों को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी वापसी का सफर लंबा और जटिल है। सिर्फ नारुतो के साथ एक आखिरी दुनिया बदल देने वाली लड़ाई के बाद ही सास्के आखिरकार हार मानता है और अपने दोस्त के शांति के रास्ते को स्वीकार कर लेता है। उसका रिडेम्पशन के एक साधारण माफी नहीं है, ये पछतावा का एक जीवन भर का सफर है। वो दुनिया भर में घूमने का फैसला करता है, लीफ विलेज को अंधेरे से बचाता है, बिल्कुल अपने भाई की तरह अपने पापों का प्रायश्चित करता है और हीरो बनने का अपना रास्ता खोजता है। अब आते हैं हमारे नंबर 1 पर। क्या आपको इसमें कभी कोई शक था? हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर है प्रिंस ऑफ ऑल सेयन्स वेजिटा। उसका रिडेम्पशन आर्क एनिमे हिस्ट्री में शायद सबसे मशहूर है, जिसने इस ट्रोप के लिए एक तरह से नियम ही लिख दिया है। जब वेजिटा पहली बार अर्थ पर आया था तो वो एक घमंडी नरसंहारी पागल था। वो ड्रैगन बॉल्स के जरिए अमर होना चाहता था और अपनी इच्छा पूरी करने के लिए प्लेनेट और उस पर मौजूद सभी को उड़ा देने के लिए खुशी खुशी तैयार था। उसके एक ही मकसद था, उसका सयन गौरव और पावर के लिए उसकी कभी ना बुझने वाली प्यास। उसके बाद गोकू और जेड फाइटर से अपनी बेइज्जती भरी हार के बाद उसे प्लैनेट नेमेक पर फ्रीजा को हराने के लिए मजबूरी में एक अलायंस करना पड़ता है। अर्थ पर फंसे होने के दौरान वो धीरे धीरे, और मेरा मतलब है बहुत ही धीरे धीरे, बदलना शुरू करता है। वो बुल्मा के साथ एक परिवार शुरू करता है और खुद को उसी प्लैनेट की रक्षा करते हुए पाता है जिसे उसने कभी जीतने की कोशिश की थी। गोकू के साथ उसकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती, लेकिन ये एक जानलेवा जुनून से आत्मसुधार की तरफ बदल जाती है। यह सब बू सागा में चरम पर पहुंचता है, जहां माजिन वेजिटा के रूप में बुराई में थोड़े समय के लिए लेकिन भयानक रूप से वापस आने के बाद उसे आखिरकार एहसास होता है कि वो सच में किसके लिए लड़ रहा है, अपने परिवार और उस दुनिया को बचाने के लिए जिसे वो प्यार करने लगा था। गोकू, ट्रंक्स और बुल्मा के लिए एक दिल से निकले हुए आत्मचिंतन के साथ उसका आत्म बलिदान उसके अंतिम परिणाम हुए, जो उसे एनिमे का सबसे महान सुधरे हुए हीरोज में से एक बनाता है। तो ये थी हमारी लिस्ट। बदला लेने वाले योद्धाओं से लेकर दुख भरे राजकुमारों तक ये 10 कैरेक्टर साबित करते हैं कि एक ग्रेट रिडेम्पशन स्टोरी कितनी पावरफुल हो सकती है। वो इंसानी और गैर इंसानी स्वभाव की जटिलता को दर्शाते हैं, माफी, पछतावा और बदलाव की क्षमता जैसे सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करते हैं। वो एक याद दिलाते हैं कि विलन से हीरो तक का सफर एनिमे की सबसे अद्भुत कहानियों में से एक है। तो आप क्या सोचते हैं, आपका फेवरेट विलन टर्न हीरो कौन है? क्या हमने किसी को मिस कर दिया जिसे लिस्ट में होना चाहिए था? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, और हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।